आज की इस चर्चा में एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक खंडित उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोने की अविश्वसनीय कहानी। हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्वतंत्रता के समय भारत का जो नक्शा आज हमारे सामने है ना, वो रातों रात नहीं बना था। इसके पीछे कूटनीति, जबरदस्त दृढ़ संकल्प और एक ऐसा नेतृत्व था जिसने बिल्कुल असंभव को संभव कर दिखाया। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। 565, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 1947 की सुबह जब ब्रिटिश शासन का अंत हो रहा था, तब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप इन्हीं 565 छोटी बड़ी आजाद रियासतों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ रियासतें तो यूरोप के कई देशों से भी बड़ी थीं और कुछ बस एक दो गांवों तक सिमटी हुई थी। जरा सोचिए, उस वक्त देश के 565 अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाने का सीधा सीधा खतरा मंडरा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन 565 स्वतंत्र रियासतों को मिलाकर एक अखंड राष्ट्र का निर्माण आखिर कैसे किया जाए। ये एक ऐसा काम था जिसे देखकर उस समय के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि भाई ये तो पूरी तरह से नामुमकिन है। हर रियासत का अपना राजा, अपने अलग कानून और अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। इन सबको एक ही लोकतांत्रिक छतरी के नीचे लाना वाकई उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती थी। भाग 1, लौह पुरुष का उदय। इसी अफरातफरी और राजनीतिक शून्य के बीच स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अखंड देश बनाने की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ली। आज़ादी के शुरुआती सालों को समझने के लिए इस वैचारिक संतुलन को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका नजरिया एक आदर्शवादी उड़ान की तरह था, बिल्कुल सैद्धांतिक और दूरदर्शी। वहीं दूसरी तरफ सरदार पटेल पूरी तरह से यथार्थवादी, यानी एकदम प्रैक्टिकल इंसान थे। उनका पूरा फोकस जमीनी हकीकत, स्थिरता और सुशासन पर था। नेहरू के सपनों को जमीन पर उतारने के लिए पटेल की ये व्यावहारिकता एक परफेक्ट बैलेंस साबित हुई। भाग 2, एक खंडित उपमहाद्वीप। 1947 में हालात ऐसे थे कि पूरे उपमहाद्वीप का वजूद ही खतरे में आ गया था। जो ब्रिटिश प्रांत थे वो तो सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में थे, लेकिन रियासतों की कहानी बिल्कुल अलग थी। ये रियासतें उपमहाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का लगभग 48% हिस्सा थीं और इन पर संधियों के जरिए भारतीय राजाओं का राज था। सबसे खतरनाक कानूनी हकीकत तो ये थी कि ब्रिटिश सर्वोच्चता खत्म होते ही टेक्निकली ये सभी 565 रियासतें संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो गई थीं। और इसी आज़ादी के साथ एक भयानक खतरा पैदा हो गया, बाल्कनाइजेशन का खतरा, यानी देश के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने का डर। अंग्रेजों ने इन रियासतों को 3 विकल्प दिए थे, या तो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में जाएं या फिर पूरी तरह से आज़ाद रहें। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इसका फैसला वहां की जनता को नहीं बल्कि राजाओं को करना था। भारत के दर्जनों छोटे छोटे देशों में बंट जाने का रिस्क एकदम चरम पर था, जो हमारे इस नए लोकतांत्रिक गणराज्य के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा था। भाग 3, नक्शे को जोड़ना। इस अस्तित्व के संकट से निपटने और भारत के नक्शे को वापस एक साथ जोड़ने के लिए सरदार पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने प्राचीन भारतीय कूटनीति का सहारा लिया। साम, दाम, दंड और भेद। शासकों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रिवी पर्स जैसे वित्तीय लाभों का लालच दिया गया। इसे आप एक तरह का प्रलोभन कह सकते हैं। लेकिन जहां बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आई, जहां लगा कि देश खतरे में है, वहां पटेल ने कड़ा रुख अपनाने और शक्ति का प्रयोग करने में जरा भी संकोच नहीं किया। और ये बात कुछ खास रियासतों के मामलों में बिल्कुल साफ नजर आती है, जहां एकीकरण का काम बेहद तनावपूर्ण था। जैसे जोधपुर, वहां के राजा को पाकिस्तान ने एक खाली चेक का लालच दे दिया था, लेकिन पटेल ने उन्हें तुरंत वित्तीय लाभ देकर भारत के पाले में कर लिया। जूनागढ़ में शासक मुस्लिम थे, लेकिन बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी, तो वहां जमीनी और हवाई नाकेबंदी के बाद 1948 में जनमत संग्रह कराया गया। हैदराबाद के निजाम अपना अलग देश चाहते थे, जिसके लिए ऑपरेशन पोलो के तहत मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा। और कश्मीर, जब वहां हथियारबंद सेनाओं ने आक्रमण कर दिया, तब सैन्य सहायता के बदले महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब सिर्फ कागज पर हस्ताक्षर करवा लेना ही तो मंजिल नहीं थी ना, असली चुनौती थी इन्हें व्यवस्थित तरीके से एक करना। ये काम 4 प्रमुख चरणों में हुआ। सबसे पहले छोटी छोटी रियासतों को आसपास के प्रांतों या नए संघों में मिलाया गया।
दूसरा कदम था वहां लोकतंत्र की स्थापना करना, ताकि नागरिकों को एक जिम्मेदार सरकार मिल सके। तीसरा, पूरे देश में एक समान कानून लागू करने के लिए सेंट्रल लॉज बनाए गए, जो पुराने ब्रिटिश प्रांतों से मेल खाते थे। और आखिर में प्रशासनिक सीमाओं को दोबारा तय किया गया। इस पूरी प्रोसेस ने सदियों पुरानी निरंकुश राजशाही को एक आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचे में बदल कर रख दिया। इस सब पूरी प्रोसेस की जो रफ्तार थी वो सच में हैरान कर देने वाली थी। अगस्त 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से शुरू करके अक्टूबर 1947 में कश्मीर का विलय, फरवरी 1948 में जूनागढ़ का जनमत संग्रह और फिर सितंबर 1948 में हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो और जनवरी 1950 में नया संविधान लागू होने तक भारत का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह से जुड़ चुका था। इतने कम समय में इतना बड़ा काम, ये सरदार पटेल की अकल्पनीय कार्यकुशलता का जीता जागता सबूत है। भाग 4, गणराज्य की रूपरेखा। भौगोलिक नक्शे को जोड़ने के बाद अब जरा संविधान सभा के उस बौद्धिक युद्ध के मैदान की तरफ चलते हैं। पटेल सिर्फ जमीनों को जोड़ने वाले नेता नहीं थे, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे वो एक दूरदर्शी संवैधानिक वास्तुकार भी थे। उन्होंने प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकारों से जुड़ी कमेटियों की अध्यक्षता की। देश को टूटने से बचाने के लिए एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की जोरदार वकालत की। उन्होंने संपत्ति के अधिकार को आज़ादी के अधिकार से अलग किया और पूरे देश के लिए एक सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम सुनिश्चित किया। भाग 5, अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रशासनिक सेवाएं। किसी भी नए नवेले लोकतंत्र में सांप्रदायिक विभाजन सबसे नाजुक मुद्दा होता है। पटेल ने भविष्य के भारत में किसी भी तरह के बंटवारे को रोकने के लिए बहुत कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अलग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उनका स्पष्ट मैसेज था, लंबे समय में यह सभी के हित में होगा कि हम भूल जाएं कि इस देश में बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक जैसी कोई चीज है, और ये याद रखें कि भारत में केवल एक समुदाय है। ये बिल्कुल साफ था कि वो भविष्य में विभाजन के किसी भी बीज को पनपने नहीं देना चाहते थे। एक बहुत बड़ा मिथक ये है कि पटेल सिर्फ एक राजनेता थे, लेकिन हकीकत में प्रशासन को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्हें भारतीय सिविल सेवाओं का संरक्षक संत कहा जाता है। उस दौर में जब कई नेता नौकरशाही को बहुत शक की निगाह से देख रहे थे, तब पटेल ने आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने ही इसे हमारे नए लोकतंत्र की निष्पक्ष और मजबूत रीढ़ की हड्डी के रूप में खड़ा किया। जब संविधान सभा में सिविल सेवकों की आलोचना हो रही थी, तो उन्होंने एक बहुत ही व्यावहारिक बात कही। उन्होंने कहा, एक बुरा कारीगर अपने औजारों से लड़ता है, उनसे काम लीजिए। उनका बिल्कुल साफ मानना था कि कोई भी सरकार बिना एक निष्ठावान प्रशासनिक तंत्र के सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती। लोक सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा देकर पटेल ने शुरुआती दशकों में देश को वो प्रशासनिक स्थिरता दी जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। भाग 6, एक स्थायी विरासत। सरदार पटेल के फैसलों ने सिर्फ 1947 के भारत को बचाया ही नहीं, बल्कि आज के आधुनिक भारत की एक बहुत ही मजबूत नींव भी रखी। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दें, 182 मीटर। ये गुजरात में खड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। लेकिन ये सिर्फ एक कंक्रीट और लोहे का स्मारक नहीं है। ये विशालता दरअसल पटेल की राजनीतिक उपलब्धियों और भारत के ऐतिहासिक एकीकरण में उनके सटीक और व्यवहारिक योगदान के विशाल पैमाने का प्रतीक है। अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक सफर का सार निकालें तो वो ये है, सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत ने एक रक्तहीन क्रांति देखी। बिना किसी बड़े और विनाशकारी गृह युद्ध के 500 से ज्यादा निरंकुश राजशाहियों को एक एकजुट और लोकतांत्रिक गणराज्य में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मिला दिया गया। पूरी दुनिया के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर शक्ति का ऐसा शांतिपूर्ण हस्तांतरण शायद ही कभी देखा गया हो। ये अपने आप में एक चमत्कार था। इस चर्चा के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आज की इस तेजी से बढ़ती और खंडित होती दुनिया में क्या आधुनिक लोकतंत्रों के वजूद को बचाए रखने के लिए आज भी लौह पुरुष जैसे नेताओं के बनाए गए यथार्थवादी और व्यवहारिक ढांचों की जरूरत है? एक देश को जोड़ने और उसे एक बनाए रखने की ये कला आज के दौर में कितनी प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के पन्नों से निकलकर अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।